हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मुसफ़ अली है और मैं एक आईटी ग्रेजुएट हूं एंड साथ साथ फुल स्टैक वेब डेवलपर भी हूं और उसके साथ साथ मैं एमएस ऑफिस एक्सपर्ट भी हूं। मैं बच्चों को डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट या एमएस एक्सेस के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता हूं। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, कोई तकरीबन 1 साल हो चुका है, जिस पे मैंने छोटे छोटे कोर्सेज़ बनाए हैं और वीडियोस बनाए हैं। मैंने टिकटॉक पे एक कैंपेन चलाई थी एम एस एक्सेल की, जिसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। जिसके बाद मुझे एम एस एक्सेल का क्रैश कोर्स बनाना पड़ रहा है, जिसमें यह है कि मैंने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया है जिनको एम एस एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और एम एस एक्सेल के अंदर उनको बेसिक काम कैसे करता है वो नहीं पता है कि एम एस एक्सेल क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से काम करता है। और एम एस एक्सेल के अंदर जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, एक इंसान होता है जिसको जो है ना पूरा का पूरा एम एस एक्सेल सीखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस हाव नाव लेना चाहता है। तो इस तरीके के लोगों के लिए ये कोर्स है। और वो स्टूडेंट्स जिसको बेसिक से सीखना है, इसके अंदर बेसिक कैसा है, किस तरीके से हम इसके अंदर काम करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की टर्मिनोलॉजी क्या है, फंक्शंस बेसिक कौन से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस बेसिक कोर्स के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले इस कोर्स को मैंने डिवाइड किया है मॉड्यूल्स के अंदर। हमने 5 मॉड्यूल्स बनाए हैं, हर मॉड्यूल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, जिसको हम साथ साथ में कवर करते जाएंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम पूरा ये क्रैश कोर्स कवर करेंगे, जिसके अंदर हम एक पूरा का पूरा एक मॉड्यूल कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। और उसके बाद हर मॉड्यूल की हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बना के एक पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें आप सब वीडियोस को देख सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ क्रैश कोर्स हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एम एस एक्सेल के अंदर। जो भी हमने पढ़ा होगा उस सब को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लर्निंग के हिसाब से। ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि हमारे नोट्स क्या कहते हैं और उसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे सारी की सारी चीज़ों को। देखो, नोट्स का इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से और कौन सी पॉइंट पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या टर्मिनोलॉजी है, उसके डिफ़ाइन कैसे करते हैं चीज़ों को। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको चीज़ों का नाम नहीं पता होगा, सिर्फ वर्किंग पता होगी, तो सिर्फ उस पर काम नहीं चलेगा, आपको टर्मिनोलॉजी भी आनी चाहिए। ठीक है ना। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं और ये मॉड्यूल्स के नाम हैं। और उसके बाद हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड पे। ये हमारा मॉड्यूल 1 है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल पढ़ेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एम एस एक्सेल बेसिकली होता क्या है। देखो, मैं ना थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बड़ा फोकस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बच्चों को अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से, उनको ये नहीं पता होगा कि हम चीज़ों को कहते क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इसका नाम क्या है, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ, एम एस जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का एब्रीवेशन है। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर डेटा एंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एम एस ऑफिस होता है ना, ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर अलग अलग टूल होते हैं, उन्हीं टूल को आप सॉफ्टवेयर्स कहते हो। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एम एस वर्ड है, ठीक है ना, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, एम एस एक्सेस है, आउटलुक के बहुत सारे, आजकल तो तकरीबन कोई 10 से 12 इसके अंदर टूल्स आ चुके हैं, लेकिन हम इतने सारे नहीं पढ़ते, हम अपने काम के हिसाब से पढ़ते हैं। तो एम एस एक्सेल भी हमारा एम एस ऑफिस के अंदर आता है और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। क्या है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब देखो, ये जो स्प्रेडशीट का टर्म है, ये आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। बेसिकली आपने ग्रिड लेआउट देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एम एस एक्सेल खोल के दिखाता हूँ। देखो, एम एस एक्सेल को कैसे खोलोगे, आप विंडो के बटन को प्रेस करो और यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप कर दो एक्सेल। ठीक है ना। अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास जो भी एम एस एक्सेल का वर्जन होगा ना, वो आपके पास सामने यहाँ पे आ जाएगा। बस आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद हम पूरा का पूरा सीखेंगे। ठीक है ना। इसको शुरू से कि कैसे ओपन करते हैं, ये इंटरफेस क्या है। लेकिन अभी मैं आपको स्प्रेडशीट सिखाता हूँ ना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि भाई स्प्रेडशीट किसे कहते हो। तो बेटा, स्प्रेडशीट बेसिकली ना ग्रिड का लेआउट होता है, या ग्रिड बेस्ड लेआउट होता है। अब ये ग्रिड बेस्ड लेआउट क्या होता है, देखो हमारे पास ना ये इस तरीके से जो कॉलम्स होते हैं ना, ठीक है ना, ये जो हमारे वर्टिकल लाइंस होते हैं, ये वर्टिकल लाइंस, और ये हमारे हॉरिजेंटल लाइंस। क्या है? हॉरिजेंटल लाइंस।
इन दोनों को मिला के, ठीक है ना, जो हमारा लेआउट बनता है ना, इसे कहते हैं ग्रिड लेआउट। और यही पूरी की पूरी शीट हमारे पास स्प्रेडशीट होती है। स्प्रेडशीट वो है जिस शीट के अंदर ग्रिड का लेआउट होता है, मतलब वर्टिकल लाइन्स हों, हॉरिजेंटल लाइन्स हों, उन दोनों को कट करके छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हों, जिस तरह का जो लेआउट होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास स्प्रेडशीट लेआउट होता है या स्प्रेडशीट होती है, ठीक है ना। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। अच्छा, अब ये यूज़ इसलिए होता है, ये डेटा एंट्री के लिए यूज़ होता है, मतलब डेटा को अगर एंट्री करनी है, मतलब डेटा का रिकॉर्ड मैनेज करना है, डेटा के साथ हमने काम करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो, डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेसेस, फाइनेंस, एजुकेशन एंड पर्सनल टास्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो टूल हम पढ़ रहे हैं या एम एस एक्सेल को हम सीख रहे हैं, बेसिकली ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, किस किस जगह पे हम इसको यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ पे ये मोस्टली यूज़ होता है। अब बिजनेसेस के अंदर जहाँ पे बहुत बड़ा रिकॉर्ड्स मैनेज करना होता है ना, ठीक है ना, पहले तो मैन्युअली करना पड़ता था, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते थे जो मोस्टली ऑटोमेट नहीं होते थे, मतलब हर चीज़ खुद से करनी पड़ती थी। लेकिन एम एस एक्सेल क्या करता है कि आजकल कामों को तकरीबन इसने ऑटोमेट कर दिया, बस एक बार हमें चीज़ लगानी पड़ती है, फिर कुछ फंक्शंस वगैरह यूज़ करके हम पूरे के पूरे टास्क को ऑटोमेट कर लेते हैं। तो बिजनेसेस के अंदर इस्तेमाल होता है, अगर फाइनेंस का काम है तो वहाँ पे भी आप एम एस एक्सेल को यूज़ करते हो। आजकल एजुकेशन के अंदर भी, मतलब आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी स्कूल में जाओगे, तो वहाँ बच्चे जब एडमिशन्स करवाने आते हैं तो उनके रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है एम एस एक्सेल को यूज़ करके। पर्सनल टास्क भी आपका हो सकता है, आपको असाइनमेंट भी मिल सकती है, आपका अपना भी कोई काम हो सकता है। जब आप एम एस एक्सेल सीख लोगे तो ऐसा काम जो आप सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडशीट से करके कर सकते हो, तो आप एम एस एक्सेल यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम एम एस एक्सेल को क्यों सीखें, ठीक है ना। अब देखो, ये ना हमें हेल्प करता है मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। अगर डेटा को हम एम एस एक्सेल के अंदर इंटर करेंगे और एम एस एक्सेल के अंदर काम करेंगे ना, तो उस डेटा को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, फीचर्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं हमारे डेटा को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद डेटा को अगर एनालाइज करना है, उसके अंदर फिल्ट्रेशंस करनी है, बहुत सारे, मतलब यूँ समझो कि एम एस एक्सेल के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो हम एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एसेंशियल फॉर जॉब्स। अगर आप फाइनेंस में जॉब करना चाहते हो तो आपका मतलब एडिशनली एम एस एक्सेल का स्किल होना चाहिए। बिजनेस में भी अगर आपको कहीं ना कहीं एम एस एक्सेल की नॉलेज है, तो मे बी आपको डेटा एंट्री का काम, या फिर आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग का काम, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर का काम, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद डेटा को एनालाइज करना, डेटा साइंटिस्ट भी आजकल एम एस एक्सेल को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डेटा को एनालाइज करने के लिए। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क यूजिंग फार्मूलाज एंड फंक्शंस। एक्सेल का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फंक्शंस हैं जो हमारे टास्क को बड़ा आसान और मोस्टली ऑटोमेट कर देते हैं, कि बार बार मुझे जो है ना एक ही चीज़ को करना पड़ रहा है, तो उसको मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ बाय यूजिंग फंक्शंस एंड फार्मूलाज। आई होप कि आपको ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्सेल को एक्सप्लोर करेंगे, और इसके अंदर ये जो वर्कबुक है ये क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, रिबन क्या होती है, टैब क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर ही कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ से सिखाऊंगा। देखो, जब भी आपको एम एस एक्सेल खोलना हो, मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप बिगिनर लेवल से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर आपको ये आता है तो आप ऑलरेडी खोल दो, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप विंडो के बटन को प्रेस करो और यहाँ पे आप टाइप करो एक्सेल। जब आप टाइप करोगे तो आपके पास जोन सा भी वर्जन होगा ना एक्सेल का, वो यहाँ पे आ जाएगा, और आपने क्या करना है कि बस उस पर क्लिक करना है, तो आपका एम एस एक्सेल खुल जाएगा। जब भी आपका एम एस एक्सेल खुलेगा ना, तो सबसे पहले इस किस्म का इंटरफेस आएगा। देखो, आपको क्या करना है कि एक्सेल के अंदर या कोई भी चीज़ जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको हर तरीके से उस चीज़ को समझना होता है कि इसके अंदर ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। अब ये जो आपके पास पेज आ रहा है या जो इंटरफेस आ रहा है ना, इसे आप कहते हो वेलकम पेज। क्या कहते हो, वेलकम पेज कहते हो या वेलकम स्क्रीन कहते हो। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं, एक चीज़ ये जो हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं, और दूसरी ये जो ग्रीन बैकग्राउंड के साथ जो नाम आ रहे हैं हमारे, इसको हम समझते हैं। देखो, ये जो है ना हमारे पास, ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बॉक्सेस आ रहे हैं, ये हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर बने बनाए हुए टेम्पलेट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्पलेट होते हैं। अब देखो, टेम्पलेट क्या होता है, सपोज करो आपको कोई कहता है कि मुझे जो है ना अटेंडेंस शीट बना कर दो,
क्या दो, अटेंडेंस शीट बना कर दो MS एक्सेल के अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ नए से बनानी पड़ेगी, उसको फॉर्मेट करना, उसको डेटा को मैनेज करना, उसके अंदर डेटा को लिखना, फंक्शंस यूज़ करना, सब आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको एक पूरा का पूरा बना बनाया हुआ लेआउट दे रहा हूँ, बस इसमें आप डेटा एंटर करो, ठीक है ना, तो वो जो बना बनाया हुआ लेआउट होता है ना, वही टेम्पलेट होता है। बस बहुत सारे बने बनाए हुए टेम्पलेट्स यहाँ पर हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इन टेम्पलेट को सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसको ऑलरेडी MS एक्सेल की नॉलेज होती है। जब भी आपने देखा होगा कि हम सीखते वक्त इन टेम्पलेट्स को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। हम इसको खोल तो लेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इसके अंदर काम कैसे करते हैं, तो हम कैसे इसको नेविगेट कर सकेंगे। तो इसीलिए बस आपको ये पता होना चाहिए, ये आपके बने बनाए हुए टेम्पलेट होते हैं जो कि आप यूज़ करते हो अपने काम के लिए। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट नाम आ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये MS एक्सेल के अंदर जिसने भी काम किया होगा ना, और वो वर्कबुक्स बनाए होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेव होंगे। और जब आप MS एक्सेल के अंदर वर्कबुक बनाते हो ना और उसको रिसेंटली सेव करते हो, तो जो भी आपने रिसेंटली अभी अभी काम किया होता है, या जो भी आपने कल परसों काम किया है ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप वो फाइल जो आपने कल बनाई है ना, उसको खोलना चाहते हो तो आप यहाँ से खोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने रिसेंटली फाइल्स बनाई है ना, अब अगर मैंने एक फाइल बनाई थी कल, एक फाइल बनाई थी सुबह में, और एक फाइल बनाई है अभी, ठीक है ना, तो मुझे जो यहाँ पे टॉप पे दिखेगी ना, वो अभी वाली दिखेगी जो मैंने अभी बनाई थी। सुबह वाली मुझे सेकंड नंबर पे और कल वाली मुझे थर्ड नंबर पे, मतलब जो रिसेंटली इस तरीके से हम काम करते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैंने जितने भी काम्स किए हैं वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं, कुछ मुझे यहाँ पे दिखाएगा और कुछ मुझे यहाँ से खोलने पड़ेंगे ओपन अदर वर्कबुक, जो कि हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रीसेंट वर्क होता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने काम वर्कबुक को खोलना है, ठीक है ना, कि हम MS एक्सेल के इंटरफेस को समझ लें। तो क्या करोगे, आप ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करो ताकि आपको बिल्कुल नई और फ्रेश शीट मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा, इसको आप क्लिक करो, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, बिल्कुल इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये इंटरफेस कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, कैसे हो सकता है, मे बी आप जो MS एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहे हो ना, वो 2007 वाला हो या 10 वाला हो, ठीक है ना, या 13 हो या 16 हो या 19 हो या 21 हो, तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन MS ऑफिस का इंस्टॉल करके बैठे हो और कौन सा MS एक्सेल खोल के बैठे हो, ठीक है ना। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसके अंदर चीज़ें सेम टू सेम ही है, बस कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कि वर्जन के हिसाब से आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है ना। जो अभी मैंने खोला है ये 2013 का है, तो जिसके पास भी 2013 का वर्जन होगा ना, उसके सामने ये सारा का सारा सेम टू सेम इंटरफेस आएगा। अगर जिसके पास पुराना या न्यू होगा ना, तो थोड़ा चेंज होगा, लेकिन इसके अंदर फीचर सेम ही होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम पूरे के पूरे इंटरफेस को समझने के लिए एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि इस एक एक चीज़ को कहते क्या है, ठीक है ना। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफायर को ओपन करके थोड़ा इसको जूम कर लूँ, ठीक है ना। मैग्नीफायर को कैसे ओपन करते हैं, विंडो प्लस के बटन से, ठीक है ना। अब जैसे आप विंडो को क्लिक करोगे और प्लस को दबाओगे ना, तो थोड़ा जूम होता जाएगा, ठीक है ना, देखो इस तरीके से जूम होता जाएगा। इसको मैं यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ। अब जो बिल्कुल पहली पहली जो चीज़ है, जो टॉप टॉप पे है ना, वो ये देखो, ये वाली चीज़ है, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल एक ही, मतलब यूँ समझो कि हिस्सा है इस पूरे MS एक्सेल का टॉप टॉप पे। इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहोगे, क्विक एक्सेस टूल बार कहोगे। क्यों कहोगे, क्योंकि उन्होंने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, क्विक एक्सेस टूल बार कहेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ना बेसिकली ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर हैं, ठीक है ना। देखो होम के अंदर हैं, इनसाइड के अंदर, ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सपोज करो कि किसी कंपनी में काम करते हो, और किसी कंपनी में काम करते हो ना, वो आपको एक ही काम देते हैं। अब एक ही काम के लिए आप सिमिलर ऑप्शंस यूज़ करोगे। अब वो ऑप्शन सपोज करो आपको यूज़ करने पड़ते हैं इसके अंदर जाके या इसके अंदर जाके, ठीक है ना। मतलब बार बार हमें क्या करना पड़ता है कि जब हम होम पे आते हैं, फार्मूला पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, कोई ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हमें बार बार डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो क्यों ना अगर हम ये कहें कि भाई मैं बिला वजह यहाँ पे फार्मूला में जाऊँ, यहाँ पे अगर मैं ये वॉच विंडो यूज़ करता हूँ ना, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके एड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दूं, मतलब इसको मैं यहाँ पे ऊपर रख दूं। अब क्या होगा, ऊपर रखने से मुझे बार बार फार्मूला में नहीं आना पड़ेगा, मैं वहीं से यूज़ कर लूँगा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पे जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें सिमिलर वही हैं जो आपको यहाँ इसके अंदर मिलती हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हमारे पास है ना, रिव्यू है, डेटा है, टैब, इसकी टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं वो आपको खुद बताऊँगा, ठीक है ना।
अच्छा, इसके अंदर तो मोस्टली क्विक एक्सेस टूल बार में वही ऑप्शंस होते हैं जो आप बार बार यूज़ करते हो। मतलब अगर आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है ना, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लेते हो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप न्यू इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको 3-4 चीज़ें ही मिलेंगी, लेकिन आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कुछ हटाना चाहूँ, अब ये जो राइट दिखा रहा है ना, मतलब ये वाली एरो, मतलब ये यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर इसको मैं क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ से हट जाएगा। देखो ये भी हट गया, ठीक है ना, ये भी हट गया और ईमेल वाला भी हट गया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी अगर मैं हटाना चाहूँगा। देखो अब बहुत कम हो गई हैं। अगर ऐड करना चाहते हो तो दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दो। अब आपने कहा कि सर मतलब जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं ना वही वहाँ पे आती हैं, तो हमें तो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। अगर आपको सपोज़ करो ये वाला ऑप्शन वहाँ पे ऐड करना है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे कर दो ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो ये वाला ऑप्शन आपका वहाँ पे देखो चला गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस ऑप्शन को आप क्या कहते हो, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हो। और इसके अंदर वो ऑप्शंस होते हैं जो कि आप बार बार यूज़ करते हो, जिसको हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है कि भाई बुक टू और एक्सेल। अब ये एक्सेल आपके सॉफ्टवेयर का नाम है और ये बुक टू आपके इस वर्क बुक का नाम है। बाय द वे एम एस एक्सेल की डॉक्यूमेंट को, एम एस एक्सेल की फ़ाइल को आप वर्क बुक कहते हो। क्या कहते हो, वर्क बुक। जब आप एम एस एक्सेल का फ़ाइल बना के सेव करते हो ना, तो आप ये नहीं कहोगे वो डॉक्यूमेंट खोलो या वो फाइल खोलो, आप बोलोगे एम एस एक्सेल के अंदर वर्क बुक खोलो। क्या खोलो, वर्क बुक। वर्क बुक किसे कहते हैं, वर्क बुक एम एस एक्सेल की फ़ाइल को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती हैं। अब शीट्स क्या होता है ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझ लो, जब मैं वर्क बुक कह रहा हूँ ना, तो वर्क बुक मतलब यही है कि एम एस एक्सेल की फ़ाइल को वर्क बुक कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, जब मैं एम एस एक्सेल को खोलता हूँ ना, तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नाम ये दे देगा, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम ओपन करेंगे ना, तो ये खुद भी मतलब अपने तरीके से कोई ना कोई नाम दे देता है, या बुक 1 दे देगा या बुक 2 दे देगा, डिपेंड करता है कि हमारा ऑलरेडी कोई बुक 1 सेव तो नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा क्या आ रहा होता है, हमारी वर्क बुक का नाम आ रहा होता है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे नाम चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को मुझे सेव करना पड़ेगा। अब मैं सेव कहाँ से करूँगा ये मैं आपको मैन्युअली प्रॉपर तरीके से बताऊँगा, लेकिन अगर मैं इसको सेव करके देखूँ, अब आपको ये नोटिस नहीं करना है कि मैं सेव कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बताऊँगा, तो इसलिए आप स्किप कर देना इस चीज़ को, ठीक है ना। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ ये छोड़ दो आप। मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ टुडे लेक्चर, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा ना, तो ये सेव हो जाएगा। अब देखो वहाँ पे आपको नाम क्या दिखा रहा है, वहाँ पे आपको नाम दिखाएगा टुडे लेक्चर के नाम से, ठीक है ना। तो आई होप को आपको ये भी समझ में आया है कि यहाँ पे हमारा टाइटल होता है हमारी वर्क बुक का, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इसी लाइन में जब आप आगे जाओगे ना, तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये वाला पैनल, ये वाला बार दिखाई देगा। अब इसके अंदर ना देखो, ये जो ऑप्शन होता है ना, ओवरऑल इसको कहते हो आप कंट्रोल पैनल। क्या कहते हो, कंट्रोल पैनल कहते हो। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपके इस एम एस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, इसको यहाँ पे मैनेज करके रखना। अगर आप इसको बंद करना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से ऑप्शंस को यूज़ करोगे। अगर क्लोज करना है, मतलब पूरे एम एस एक्सेल को यहाँ से काटना है, तो ये वाला बटन यूज़ करोगे। इसकी साइज़ को रीस्टोर करना है तो ये वाला बटन यूज़ करोगे। अगर यहाँ से हटाना है, क्लोज नहीं करना है बस हटाना है, तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये मैं आपको अभी बताता हूँ, बस थोड़ा वेट करें ताकि मैं चीज़ें बता लूँ जो यहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने ऊपर वाला हिस्सा एक्सप्लोर कर लिया। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, फाइल के नाम से, होम के नाम से, इंसर्ट के नाम से, पेज लेआउट के नाम से। इसे आप कहते हो टैब। क्या कहते हो, टैब कहते हो। ये हमारा फाइल टैब है और ये हमारा होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है। और इस टैब के अंदर हर टैब के अपने अपने ऑप्शंस, अपने अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और हर फीचर्स को डिवाइड किया गया होता है ग्रुप्स में। किसमें, ग्रुप्स में। मतलब देखो, होम के अंदर जो भी फीचर्स है ना, इसके अंदर जो क्लिपबोर्ड के अंदर यूज़ होते हैं उनको क्लिपबोर्ड ग्रुप में रखा गया है। जो फॉन्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको फॉन्ट ग्रुप के अंदर, जो अलाइनमेंट के लिए यूज़ होते हैं उनको अलाइनमेंट ग्रुप, इनको आप ग्रुप कहते हो। और ये आपके अलग अलग ऑप्शंस हैं। और इस बटन को आप क्या कहते हो,
टैब कहते हो, ठीक है ना। होम टैब, इंसर्ट टैब, ये डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स होते हैं जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके। अच्छा, जिस पट्टी के अंदर, जिस लाइन के अंदर या जिस जगह पे ये हमारे ग्रुप्स आ रहे हैं ना, और ग्रुप्स के अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको आप कहते हो रिबन। क्या कहते हो? रिबन कहते हो। ये पट्टी जो है ना आपकी रिबन कहलाती है। अब कई लोग ना इसको लोअर रिबन और टैब वाली पट्टी को अपर रिबन कहते हैं, लेकिन मोस्टली यही आपकी रिबन कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है? रिबन है। अब मैं आपको ऊपर वाला ऑप्शन दिखाता हूँ। देखो, ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हो रिबन को हाइड करने के लिए या टैब्स को हाइड करने के लिए। देखो, अगर आप चाहते हो कि मुझे पूरा का पूरा स्पेस चाहिए, ये जो रिबन्स वगैरह आ रही हैं इनको हटा दो, तो आप क्या कर दो? ऑटो हाइड रिबन कर दो, जिससे क्या होगा? आपके टैब्स और रिबन्स सारे हाइड हो जाएंगे। या अगर आप चाहते हो कि मुझे टैब्स दिखाने हैं बाकी रिबन भले हाइड रहने दो, तो शो टैब्स कर दो, जिसमें आपके टैब नज़र आ जाएंगे। या फिर आप चाहते हो कि भाई टैब मेरे और रिबन दोनों मतलब यहाँ पे दिखाई दे, तो आप क्या कर दो? शो टैब्स एंड कमांड कर दो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये जो ऊपर वाली जितनी भी लाइन जिसके अंदर जो भी ऑप्शंस आते हैं ये भी आपको समझ आ चुके होंगे। टैब्स का समझ में आ चुका होगा और रिबन का भी समझ में आ चुका होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, अच्छा ये वाली चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारी एक शीट खुली हुई है, ठीक है ना। अब ये हमारी एक शीट है। एमएस एक्सेल के वर्कबुक के अंदर आप बहुत सारी शीट्स खोल सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आपने काम किया, बहुत सारी चीज़ें लिख ली, अब आपको एक और प्लेन शीट चाहिए जिस पे आप फ्रेश काम कर सको। तो ये जो प्लस वाला बटन है ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आप दूसरी शीट खोल सकते हो, तीसरी शीट खोल सकते हो, चौथी शीट खोल सकते हो, जो भी खोलना चाहोगे ना आप यहाँ से खोल सकते हो। एक चीज़ नोट करना, अब ये जो शीट के नाम आ रहे हैं ना, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ये बिल्कुल ऐसे खुलते जाएंगे। अगर देखो अभी मैं कहाँ पे हूँ? शीट 4 पे हूँ। तो मैं जब प्लस करूँगा ना, तो क्या होगा? शीट 4 के राइट साइड पे दूसरी शीट खुलेगी, खुल गई। लेकिन अगर अभी मैं शीट 3 पे हूँ ना, ठीक है ना, और अभी मैं प्लस को बटन करूँगा ना, मतलब क्लिक करूँगा ना, तो ये शीट 3 के साइड में मुझे दूसरी शीट खोल के दिखा। देखो शीट 6 खुली है शीट 3 के राइट में, मतलब ऑर्डर डिसमैनेज हो चुका है। तो ये आपको नोट करना है। आप ये ना कहो कि भाई ये नाम पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बस आपको ये समझना है पहले, ठीक है ना। अच्छा, ये आपकी शीट है और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट शीट्स होती हैं। और दूसरा, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? अपनी शीट को जूम इन कर सकते हो और जूम आउट कर सकते हो। और ये जो है ना पूरी की पूरी शीट है जिसकी मतलब कोई लिमिट नहीं है, ठीक है ना। आपको ये समझाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस शीट को पेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये बटन होता है आपके पास, आप इस बटन को यूज़ कर सकते हो इसको A4 A3 पेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, जो कि अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आप शीट पर ही रहो, ठीक है ना। इतना समझ में आया? अच्छा, देखो अब क्या है कि शीट के अंदर एक तो हमारे पास शीट के अंदर कॉलम्स हैं, ये हमारे कॉलम होते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास रोज होती हैं, ठीक है ना। अब देखो एमएस एक्सेल के अंदर जो हमारे कॉलम होते हैं ना, उन कॉलम के नाम होते हैं ए से शुरू, मतलब ABC से स्टार्ट होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। अब आप यहाँ पे नेविगेट करोगे ना, बहुत सारे नाम कैसे चलते हैं, देखो आप देखते जाना, ठीक है ना। ये नाम इस तरीके से शुरू हो रहे हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाले, इनकी एक लिमिट होगी, वहाँ पर जाके ये ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो रोज़ के नाम होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ये शो होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो ये जो हमारे पास बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस को एमएस एक्सेल के अंदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और अगर कोई कहे कि सेल को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ये हमारा कॉलम है, ठीक है ना, और ये हमारा रो है। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल बनता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई आपसे कहे कि मुझे इस सेल पे क्लिक करना है, फर्ज करो आप कोई कहीं पे काम कर रहे हो, कोई आपको कहता है कि भाई इस सेल पे आओ, तो वो क्या कहेगा? इस सेल पे आओ। मतलब आपके लिए तो इस वाला सेल ये भी हो सकता है, ये भी इस सेल है, ये भी इस सेल है, ठीक है ना। आपके लिए तो कोई भी इस या उस या ये या वो वाला सेल है, लेकिन एक कोई पार्टिकुलर नाम भी तो होना चाहिए ना इसका, कि भाई अगर कोई मुझे कहे कि यहाँ पे आना है, तो मुझे वो नाम बताए कि मुझे भाई इस जगह पे आओ, तो इसका नाम भी होता है। देखो इसका नाम जानने के लिए आप क्या करो, किसी भी सेल पे क्लिक करो, इस सेल को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस सेल का नाम पता चल जाएगा, इस सेल का एड्रेस पता चल जाएगा। आपको अगर कोई कहे ना D8, तो ये D8 कहाँ पे? ये D8 डी वाले कॉलम में, और 8 वाली रो में, ये आपका D8 वाला सेल हो चुका है। इस तरीके से अगर आपको कोई कहे कि भाई E5, ठीक है ना, तो ये आपका E5 है। देखो यहाँ पे आपको एड्रेस पता चल रहा है। तो ये जो आपका बार होता है ना, ये आपका एड्रेस बार होता है। क्या होता है? एड्रेस बार होता है, या फिर जो भी रेफरेंस आप सेल का होगा ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये आपका फार्मूला बार है। फार्मूला बार का मतलब है कि भाई जो आपके सेल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी ना, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है ना। फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ,
ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब आपके सेल के अंदर जो भी डेटा होगी ना वो आपको इस फार्मूला बार में दिखाई देगी। अब अगर आपका सवाल ये हो सर MS एक्सेल के अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम होते हैं, ये जानने के लिए मुझे भी इसका क्वांटिटी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ। देखो कैसे, अगर आप जानना चाहते हो ना तो यहाँ पे क्या करो, क्लिक कर दो। यहाँ पे क्लिक करोगे ना, देखो ऊपर से आपको बता रहा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 10,48,576 रोज़ हैं, उसके बाद 16,384 कॉलम, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे बता देगा। अगर आपको कभी नाम नहीं याद रहता ना तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको पता लग चुका होगा, ठीक है ना। तो इसका जो बेटर अपना बेसिक इंटरफेस था वो हमने समझ लिया है, ठीक है ना। अब देखो वर्कबुक किसे कहते हैं, वर्कबुक MS एक्सेल की फाइल को कहते हैं, और जिस शीट पर आप काम कर रहे होते हैं ना वो आपकी शीट होती है वर्कशीट। क्या होती है, वर्कशीट। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना तो ये मेरे लिए वर्कशीट है, ठीक है ना। ये भी मेरी वर्कशीट है। अगर सब पे काम कर रहे हो तो सब आपके लिए क्या है, वर्कशीट्स है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। हमने वर्कबुक को समझ लिया, वर्कशीट को समझ लिया, रिबन को समझ लिया, टैब को समझ लिया, सेल, रोज एंड कॉलम को समझ लिया, फार्मूला बार को समझ लिया और शीट टैब। अच्छा शीट टैब किसे कहते हैं, देखो ये भी आपको समझा लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो हमारे पास शीट 1 है ना, ये जो बटन है ना शीट 1 का, ये टैब है, ठीक है ना। ये शीट 1 का टैब है, ये शीट 2 का टैब है, ये शीट 3 का टैब है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल था। अच्छा उसके बाद हमारे पास लेसन 3 है जिसमें हमें ये सीखना है कि किस तरीके से हम MS एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। अगर हम डेटा इंटर करना चाहते हैं तो कैसा डेटा इंटर करेंगे। अच्छा इस चैप्टर के अंदर ना मैं आपको अभी शॉर्टकट्स नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल हमारा फोकस क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है कि MS एक्सेल के अंदर थोड़ा क्या होना है कि हम सेट हो जाएं, किस तरीके से नेविगेट करते हैं, किस तरीके से आगे पीछे मूव करेंगे, सेल के अंदर डेटा को टाइप करेंगे, ये चीज़ें हम सीख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये आपके पास सेल है ना, अभी आपको बहुत छोटा सा इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको यूज़ करके यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी कर सकते हो जब आपको डेटा बहुत छोटी नज़र आ रही हो। अब देखो जब भी आपको डेटा को टाइप करना हो ना किसी भी सेल में, तो आप पहले डिसाइड करो कि कौन से सेल में आपको डेटा को टाइप करना है, तो उस सेल पे क्लिक कर ले और उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख लो। सपोज करो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ ना, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया। अभी ये एडिटेबल है, मतलब यहाँ पे मुझे कर्सर दिखा रहा है, लेकिन मैं किसी और सेल पे क्लिक करूँगा ना तो वो एडिटेबल नहीं होगा। अब इसको एडिट करने के लिए दोबारा मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको मैं यहाँ से ऐसे मूव करवाऊँगा, माय नेम, ठीक है ना। जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अब जैसे ही आप चाहते हो ना अब मैं इस सेल के आगे मूव हो जाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो, राइट को क्लिक करोगे। लेकिन जब राइट को क्लिक करोगे ना तो क्या होगा कि आपका कर्सर मूव होगा, आपके सेल की पोजीशन मूव नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि अभी आपका जो सेल है ना वो एडिटेबल है। राइट एरो भी काम कर सकता है मूव करवाने के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका सेल एडिटेबल है या नहीं। अभी हमारा सेल क्या है, एडिटेबल है, मतलब इसको हम एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर डेटा लिख सकते हैं। लेकिन जब आप इसको राइट के बटन को क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, इसका कर्सर मूव हो रहा होगा वर्ड के आगे पीछे। लेकिन आप चाहते हो कि मेरा जो है ना ये जो सेल है ना अब ये दूसरे सेल पे आ जाए, मतलब हमारा जो कर्सर है ना दूसरे सेल पे आ जाए, तो क्या करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, ये आगे आ जाएगा टैब के बटन पे, ठीक है ना। देखो अब ये जो अभी जो मैं कहाँ पे हूँ, G3 पे हूँ, लेकिन G3 एडिटेबल नहीं है ना, तो यहाँ पे राइट एरो चल सकता है, देखो ठीक है ना, बिल्कुल मूव करवा सकता है। लेकिन जब इसको मैं एडिट करूँगा ना, अभी देखो आपका राइट एरो काम नहीं करेगा जब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, ठीक है ना। देखो ठीक है, आई होप के आपको ये देखो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कम कर रहा हूँ ना इसलिए। अब ये सिर्फ और सिर्फ वर्ड के आगे पीछे मूव हो रहा है, लेकिन आप इससे आगे जाना चाहते हो ना तो आप क्या करो, टैब को प्रेस कर लो, ठीक है ना। अब लेफ्ट जाना चाहते हो तो क्या करो, लेफ्ट वाले बटन पे प्रेस करो। नीचे जाना चाहते हो तो डाउन एरो पे प्रेस करो। ऊपर जाना चाहते हो तो ऊपर वाले बटन को प्रेस करो, मतलब टॉप एरो या अपर एरो को क्लिक करो, ठीक है ना। अच्छा सपोज करो आप यहाँ पे लिख रहे हो 01, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखो 02 या क्या लिखो 3। अभी ये जो नीचे जा रहा हूँ, ये नीचे पता है कैसे जा रहा हूँ, ये मैं जा रहा हूँ इंटर के बटन को प्रेस करके। मैंने 4 लिखा इंटर करा, 5 लिखा इंटर करा, 6 लिखा इंटर करा, ठीक है ना। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है फर्ज करो नेम, अब मैं आगे जाना चाहता हूँ तो मैं टैब को प्रेस करूँगा, माय नेम, ठीक है ना, यूर नेम, ठीक है ना। जो भी आप लिखना चाहते हो इस तरीके से आप नेविगेट कर सकते हो।
तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं, किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं बेसिक में, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर सारी की सारी समझा दी हैं। अब ये जो कीबोर्ड के शॉर्टकट हैं ये हम पढ़ेंगे जब हम एक्सेल के अंदर काम करना सीखेंगे, डेटा को लिखना सीखेंगे, किस तरीके से हम डेटा को एंटर करते हैं, ये सारा का सारा मैं आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में सिखाऊंगा, जो कि हमारी अगली वीडियो होगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए मेरी, अगर पसंद आए, अगर बेनिफिशियल हो आपके लिए, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा इस कोर्स के बारे में। मैं ये कोर्स कंप्लीट करते ही MS एक्सेल का कोर्स विथ AI लेके आऊँगा, क्योंकि आजकल AI के साथ लोग बड़ा काम कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर। तो आप भी आगे जाके AI को ही यूज़ करोगे, क्योंकि हर कंपनी यही चाहती है कि मुझे वो बंदा चाहिए जो मेरे काम को फास्ट करके दे, एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा हो, एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो ये काम आजकल AI ने बड़े सिंपल कर दिए हैं, तो आप कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आपको, अगर आपको बेसिक नहीं आता तो कोर्स के साथ साथ चलते जाएँ। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको प्रोजेक्ट करवाऊँगा। फिर जब MS एक्सेल का एडवांस कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फंक्शंस, सब कुछ हम कवर करेंगे। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक करिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।